कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता, यानी शरीर में ऐसा विटामिन कौन सा है जो कि स्टोर नहीं होता? विटामिन ए, सी, डी या फिर ई? तो इसका सही जवाब है विटामिन सी। कई बार एग्जाम में आ चुका है। जो विटामिन सी है वो कभी भी शरीर में कहीं पे भी स्टोर नहीं होता। खट्टे पदार्थ जैसे आंवला से हो गए या नींबू के रस में विटामिन सी हमें मिलता है, और ये अगर शरीर में जितनी ज़रूरत होती है वो इतना बॉडी में रहता है, रेस्ट जो है वो किसी न किसी प्रकार से बाहर हो जाता है। तो बी इसका सही जवाब था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? स्वामी हरिदास, तानसेन, रहीम या फिर अमीर खुसरो? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको क्या बताना है कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे, और काफ़ी प्रसिद्ध संगीतकार थे जिनका नाम था तानसेन। नवरत्नों में से एक थे तानसेन। तो बी इसका फिर से जवाब हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विज 247। दोस्तों, जो अभी एसएससी सीजीएल का सीरीज चल रहा है, आज उसका सेट नंबर 3 लेकर आए हैं। 2022 में जो एग्ज़ाम होगा एसएससी सीजीएल का, तो उसका सेट नंबर 3 लेके आए हैं। हर बार की तरफ बहुत ही सही सही क्वेश्चंस को उठाया गया है और हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर बिना किसी विलंब के। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसका? हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसका शासनकाल को कहा जाता है। किसके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें ऑप्शन ए है अकबर, जहांगीर बी है शाहजहां, सी और डी में औरंगजेब दिए गए हैं। अगर आपको उसका जवाब पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखकर इसका जवाब ए, बी, सी या फिर डी दे सकते हैं। तो क्वेश्चन पे फिर से आते हैं कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा गया है? तो सही जवाब होगा इसका अकबर। अकबर कौन सा ऑप्शन है? तो अकबर है ए इसका राइट आंसर हो गया। अच्छा, अकबर का जो शासनकाल था उसका जो पीरियड था वो था 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक था। लगभग 50 साल 49 साल तक का ये था। 1556 से 1605 साल का अकबर महान थे। और इस जो ये पीरियड था, ये जो टाइम था, ये काल था, इसको भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? भक्ति काल। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के समय में था 1556 से 1605, और इस काल को भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नेशनल एयरवेज कंपनी जो भारत की है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1953, 1925, 1933 या फिर 1962? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। हर बार की तरह अगर आपको कमेंट बॉक्स जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब ज़रूर दीजिएगा। सही जवाब है 1933। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीजीएल को लेके। तो 1933 का सही जवाब है 1933। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है? बैराज परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दिया गया महानदी, दामोदर, गोदावरी और सतलुज। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको बताना क्या है? दुर्गा बैराज परियोजना ये कौन सी नदी पर है? तो सही जवाब जाएगा दामोदर को। बी इसका राइट आंसर जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दामोदर जो है वो किस राज्य में बहती है। दामोदर नदी जो है वो किस राज्य में बहती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा, और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका नाम है क्विज 742, क्विज 742। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी ये इंट्रोडक्शन में था कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? जो थे तानसेन, और नवरत्नों में से एक थे। तो बी इसका सही जवाब हो गया। गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक कौन थे? बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड इस पुस्तक के लेखक कौन थे? पद्मजा नायडू, कमला दास, सरोजिनी नायडू या फिर इंदिरा गांधी? चार ऑप्शंस दिए गए। आपको क्या बताना है गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक कौन थे? पांचवा नंबर क्वेश्चन है ये। गोल्डन थ्रेशोल्ड इस बुक के राइटर कौन थे? तो ऑथर थे इसके सरोजिनी नायडू। सी इसका सही जवाब हो गया। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोयंबटूर, चेन्नई या पुदुचेरी? कहीं कि इसको पांडिचेरी भी मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो हम लोग का वीडियो क्लासेस रहेगा एसएससी सीजीएल 2022 के लिए, तो सप्ताह के 6 दिन क्लासेस रहेंगे, मंडे टू सैटरडे, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, संडे को क्लास नहीं रहेगा।
और ये जो मंडे से बृहस्पतिवार, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये 4 दिन जो क्लासेस रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्लासेस रहेंगे जो हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और लास्ट में जो शुक्रवार और शनिवार 2 दिन का क्लास रहेगा, फ्राइडे सैटरडे को, ये डिस्क्रिप्टिव क्लास रहेगा जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? हालांकि हम लोग डिटेल में हर कुछ पढ़ते हैं लेकिन वो डिस्क्रिप्टिव क्लास रहेगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन पे आते हैं कि राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोयम्बतूर, चेन्नई और पांडिचेरी। सही जवाब जाएगा नई दिल्ली, ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है। 11 फरवरी, 26 अगस्त, 14 अक्टूबर या फिर 8 अप्रैल। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, आपको बताना क्या है कि मानक दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे, इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब हर साल 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन रेलवे में भी पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये इंट्रोडक्शन में था अभी कि कौन सा विटामिन जो है वो शरीर में भंडारित नहीं होता। सही जवाब क्या होगा इसका? विटामिन सी। और आपके लिए टास्क है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि हमारे लीवर यानी यकृत में स्टोर होता है। ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताइएगा। भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? 4 झील के ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पे भारत की बात कर रहा है। वुलर झील, डल झील, लोनार झील या फिर चिल्का झील। सही जवाब क्या होगा? तो जम्मू कश्मीर में ये झील है जिसका नाम है वुलर झील, ए इसका सही जवाब है, जो कि भारत के सबसे बड़े मीठे पानी के झील है। आपको क्वेश्चन का आंसर एक देना है कमेंट बॉक्स में कि आपको बताना है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिरबल का बचपन का नाम क्या था? बिरबल के बचपन का नाम क्या था? बहुत ही तेज थे बिरबल, काफ़ी फेमस नाम है ये, बिरबल को कौन नहीं जानता। तो बिरबल के बचपन का नाम क्या था? सुरेन पांडुरंग, मंगल पांडे, संग्राम दास या फिर महेश दास। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है फ्रेंड्स कि बिरबल का दूसरा नाम क्या था? तो बिरबल को बाद में बिरबल बोला गया था, उनके चालाकी से, उनकी जो उनका माइंड काफ़ी शार्प था, काफ़ी तेज थे, इस वजह से बिरबल इनको नाम दिया गया था। लेकिन इनका दूसरा नाम था महेंद्र दास। क्या नाम था? महेंद्र दास इनका दूसरा नाम था। ये मुगल दरबार के कवि थे। और सबसे बड़ी बात, जो अकबर के जो नौरत्न थे तानसेन, उनमें से बिरबल भी एक थे। तो दो नौरत्न कौन कौन से हो गए? एक तानसेन और दूसरा बिरबल। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है क्विज 742। यहाँ पे इस वीडियो का पीडीएफ विद आंसर आपको मिल जाएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी तैयारी अच्छी होते रहे। ये एग्ज़ाम हर एग्ज़ाम में मदद करने वाला जीके है। और जैसे हमने बताया कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ये 4 दिन हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जबकि शुक्र और शनिवार को हम लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कुवैत की मुद्रा क्या है? कुवैत की मुद्रा क्या है? कुवैत की राजधानी पहले हम लोग जानते हैं, वो है कुवैत सिटी। ठीक है, कुवैत सिटी ही वहाँ की राजधानी है। और अब मुद्रा की बात करें हम लोग, यूरो, डॉलर, दिनार या फिर रियाल। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और कुवैती दिनार वहाँ का करेंसी है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सांगपो जो नदी है वो किस राज्य से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो मैं बता दूं कि ये तिब्बत के पश्चिमी क्षेत्र से आती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश होते हुए, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये नदी भारत में प्रवेश करती है। और कहाँ से आती है? तिब्बत के पश्चिमी क्षेत्र से। अच्छा, इस नदी का, सांगपो का, ये क्वेश्चन आ चुका है, नोट डाउन कीजिएगा। इस सांगपो नदी का अरुणाचल प्रदेश में नाम क्या है? तो वो नाम है सियांग। क्या नाम है? सियांग। सियांग नाम है इसका, अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी बोलते हैं इसको। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है? किसका बोल रहा है? प्याज, अनियन की बात कर रहा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरिजा सतीव, एलियम सैटिवम, एलियम सेपा और डकस कैरोटा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको क्या जवाब देना है कि प्याज का साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है एलियम सेपा। सी इसका सही जवाब है। ऐसे वैज्ञानिक नाम वाले क्वेश्चन ज़्यादातर जो है रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमा चीन से मिलती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य हैं जिनका जो बॉर्डर है वो चाइना से मिलता है? 2,
3, 4 या फिर 5? सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब 5। 5 ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी सीमा भारत की के जो राज्य हैं उनकी सीमा किससे मिलती है? तो चीन से मिलती है। अब वो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा चीन से मिलती है? तो नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहला जो राज्य है वो है उत्तराखंड, में शॉर्टकट मिलता है यूके यानी उत्तराखंड। दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर, दो हो गया। तीसरा हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। चौथा हो गया झारखंड। और पांचवा हो गया सिक्किम। सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और सिक्किम, ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं जो हैं वो चीन से मिलती हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा, सबके नॉलेज में इंप्रूवमेंट में मदद कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लाइक से। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, क्या क्या सीखने को आपको आज की वीडियो से मिला। भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बायोलॉजी क्वेश्चन है, ये रेलवे एसएससी सब में पूछा जा चुका है कि भोजन का जो डाइजेशन सिस्टम होता है, पाचन होता है, किस अंग से प्रारंभ होता है? लीवर, मुंह, बड़ी आंत या फिर पेट? सही जवाब क्या है? तो बहुत ही कॉमन जवाब होगा, चबाने से ही भोजन का पाचन शुरू होता है। तो मुंह इसका सही जवाब हो गया, बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। मानव शरीर में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सोडियम, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर कैल्शियम? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, आपको बताना है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो सही जवाब है कार्बन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आप ये क्वेश्चन बताएंगे कि वायुमंडल में कार्बन का प्रतिशत कितना है? चलिए मैं ही बताता हूँ। कार्बन जो है वायुमंडल में 0.03% है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चीन है पहला, भारत है दूसरा, बी इसका राइट आंसर हो गया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन इसलिए डालता हूँ, टफ क्वेश्चन सिर्फ नहीं पूछते एग्जाम में हर तरह क्वेश्चन आते हैं। 20% ही टफ क्वेश्चन आते हैं, 80% 40% एवरेज क्वेश्चन आते हैं, 40% ईजी क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जन गण मन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1922, 1947, 1912 और 1939। तो भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, है ना, भारत का राष्ट्रगान है। और इसे लिखा गया था आर एन टैगर, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बंगला में। कौन लिखे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। और ये गुरुदेव किसने बोला था? तो महात्मा गांधी ने बोला था। किनको? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को। देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे कि महात्मा गांधी को महात्मा बोला था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और महात्मा गांधी ने गुरुदेव बोला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। यानी गुरुदेव किसकी उपाधि हो गई? रविन्द्रनाथ टैगोर की। और महात्मा किनको बोला गया था? गांधी जी को। और दोनों ये उपाधि एक दूसरे को दिए थे। गांधी जी दिए थे और गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को, जबकि महात्मा की उपाधि दी थी गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कितना अच्छा था। तो ये जनगण मन जो है ये बंगला भाषा में लिखा गया था, भारत का राष्ट्रगान है। और ये कह रहा है क्वेश्चन कब किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ये था 1912। सी इसका सही जवाब हो गया। कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है? कपास के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी कौन सी है? लाल, जलोढ़, दोमट या फिर काली मिट्टी? बचपन से पढ़ते आए हैं काली मिट्टी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कपास के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा तो आंसर होगा गुजरात। कपास के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो आंसर इज गुजरात। अगले क्वेश्चन पे आता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉडर्न का क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? मॉडर्न का क्लासिफिकेशन, आधुनिक वर्गीकरण। पितामह किसे कहा गया है? चार्ल्स डार्विन को, कार्ल लिनियस को, रॉबर्ट हुक को या ग्रेगर मेंडल को? सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब कार्ल लिनियस है इसके, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 1 पर। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखा जा चुका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पता होगा। मैंडलीफ ने किया था, नोबेल लुडविग ने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था या ऑटो हॉर्न ने किया था? तो सही जवाब क्या होगा? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था डायनामाइट का आविष्कार, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, सबसे बड़ा एनएच कौन सा है? नेशनल हाईवे कौन सा है किसका? भारत का।
NH44, 7, NH47 या फिर NH22। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, 44, 7, 47 या फिर 22। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन सा है? तो वो राष्ट्रीय मार्ग जो कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी सीधे ऊपर से नीचे भारत को जोड़ती है, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ती है राष्ट्रीय राजमार्ग, वो है NH44। 44, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है वो भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? पक्की सड़कों वाला राज्य सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु फिर हरियाणा। सही जवाब क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में पक्की सड़क। और अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा कच्ची सड़क वाला राज्य कौन सा है, तो कुछ मेरे भाई लोग बिहार मारते हैं, जबकि आंसर है ओडिशा। कहाँ पे है? ओडिशा इसका सही जवाब है कि सबसे ज़्यादा कच्ची सड़क वाला राज्य ओडिशा है, जबकि सबसे ज़्यादा पक्की सड़क वाला राज्य महाराष्ट्र है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग 2 चीज़ जान गए। आते क्वेश्चन नंबर 24 पर, आज की वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन की खोज कब की गई थी? तो नाइट्रोजन की खोज कब हुई थी? 1789, 1745, 1642 या फिर 1772। सही जवाब क्या होगा? तो डैनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी, वो की थी 1772 में। डी इसका सही जवाब हो गया। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जर्मनी के वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया गया था? जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? 1919, 1935, 1939 या फिर 1941। सही जवाब हो जाएगा 1935 में, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो आज कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को दबाइएगा बेल पे, ताकि आने वाले जो वीडियो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ये 4 दिन जो ऑब्जेक्टिव आएंगे और शुक्र और शनिवार जो डिस्क्रिप्टिव आएंगे, इसका नोटिफिकेशन आप तक जा सके और आपकी तैयारी हो सके। आपका सफलता हमारा लक्ष्य है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका नाम है क्विज 742, क्विज 742। यहाँ पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, हर वीडियो का अगले दिन पीडीएफ मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे क्विजेस भी आती हैं, आप हर क्वेश्चन पे डिस्कशन कर सकते हैं। एनी टाइम आपको कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप पे क्विजेस भी आते हैं, आपके रिविजन भी हो पाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय जवान, धन्यवाद।